गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन हिटलर के उदय में आज पढ़ेंगे प्रचार की कला। इससे पहले हमने नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति देखी और मातृत्व सोच यानी माँ के प्रति हिटलर की क्या सोच थी वो जाना। उसमें था कि हिटलर जो है माँ को सबसे महत्वपूर्ण राज्य की नागरिक मानता था, लेकिन उसमें भी समानता नहीं थी। वो सिर्फ जर्मन नस्ल के बच्चे पैदा करने वाली माँ को ही महान मानता था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब है प्रचार की कला। प्रचार की कला में देखो, प्रचार की भी बहुत अच्छी कला थी। हम ये भी जानते हैं कि हिटलर जो है एक बहुत अच्छा वक्ता भी था। अपने भाषण से वो बहुत प्रभावित कर देता था लोगों को। तो प्रचार की कला में देखो, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ा होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक यानी भ्रमित करने वाले, बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। जो शब्द वो अपने प्रचार प्रसार में, अपने तौर तरीक़ों में, भाषण में जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वे शब्द जो है बहुत ही भ्रामक थे, भ्रमित करने वाले थे। लोगों को दिल दहला देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता था। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो इतने लोगों की वो हत्या करते थे उन गैस चैम्बरों में, उनमें, लेकिन उन्होंने कभी हत्या जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, जो सामूहिक हत्याएं होती थी ना, वो गैस चैम्बर में डाल के और उनको जहरीली गैस से मार दिया करते थे, उसको क्या कहते थे? अंतिम समाधान उसका नाम। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इस शब्द का अर्थ क्या है। यहूदियों को जो मारते, यहूदियों के संदर्भ में उनकी सामूहिक हत्या को अंतिम समाधान कहा जाता था। यूथनेजिया विकलांगों के लिए ये इस शब्द का प्रयोग करते थे कि जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते, उसकी जो है इसके हिटलर के राज्य में कोई जगह नहीं थी, उनको भी मार दिया जाता था। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। चयन और संक्रमण, यूथनेजिया, अंतिम समाधान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। जो गैस चैम्बर है उनको क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था वहाँ, जो लोगों की समझ में ही नहीं आते थे, लोगों को भ्रमित कर दिया जाता था। जैसे सामूहिक रूप से लोगों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, तो उनको अगर मान लो पूछा जाता है कि भाई इनको कहाँ ले जाया जा रहा है, तो उनको कहते हैं संक्रमण मुक्ति क्षेत्र में इनको ले जाया जा रहा है। अब संक्रमण मुक्ति क्षेत्र क्या है ये लोग समझते ही नहीं थे, वो सोचते बहुत अच्छी जगह होगी कहीं। तो देखो इस तरह से जो है प्रचार की बहुत ही एक महत्वपूर्ण कला थी। गैस चैम्बर स्नानागार जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फुहारे भी लगे होते थे। नकली फुहारे लगे हुए थे, जैसे कि लोग उनको समझते कि ये तो स्नानागार है, अपने बाथरूम है, इस तरह के होते थे वो। और फुहारे नकली थे, उनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ तो लोगों को ठूस ठूस के भर दिया जाता था और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इन लोगों को क्या करने ले जा रहे हैं। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, अंडरलाइन कर लो इन पे, प्रचार के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता था? आकर्षक नारों, इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां देखी जाती थी। जो जर्मन के दुश्मन, जो यहूदी वगैरह थे, उनकी रटी रटाई छवियां देखी जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, पोस्टर ही ऐसे बनाए जाते थे। उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। किनको? यहूदी वगैरह वो जो थे ना,
लोग उनको नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहार पर्चों का खूब सहारा लिया जाता। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ थी। जो जर्मन के दुश्मन कौन, वो यहूदी वगैरह जो थे, उनका जो है मजाक उड़ाया जाता था, उनको शैतान के रूप में पेश किया जाता था। इस तरह से प्रचार किया जाता था जर्मनियों का, और यहूदियों को बुरा बताया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो समाजवादी और उदारवादी जो थे जर्मनी में, पहले हिटलर से पहले वाले लोग, जो उनको क्या कहा जाता था, कमजोर और पथभ्रष्ट कहा जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द अटर्नल जू, अक्षय यहूदी, अंडरलाइन करो इस पे, अटर्नल जू, अक्षय यहूदी, द ऐसे करना, द अटर्नल जू यानी अक्षय यहूदी। इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म है, ये फिल्म है जिसमें यहूदियों को जो है बुरा बताया जाता है। ठीक है, कौन सी फिल्म है, द अटर्नल जू, कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कप्तान चोगा, काफ्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले थे। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। देखो क्या कहा जाता था, उनके पहनने में दाढ़ी बढ़ाए और ये चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनों के बीच फर्क करना संभव नहीं था। जो यहूदी जर्मन में पैदा हुए थे उनमें और जो अच्छी नस्ल के जो जर्मन थे उनमें फ़र्क करना असंभव था, लेकिन उनको दाढ़ी बढ़ाए रखना जरूरी था यहूदियों के लिए, चोगा पहनाया जाता था उनको, और उनके लिए केंचुआ, चूहा, कीड़ा ऐसे शब्दों से उनको संबोधित किया जाता था। उनकी चाल डाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी, यानी उनका अपमान किया जाता था जर्मनी में। नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। जो नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला, उनके भावनाओं को भड़का दिया और गुस्से और नफरत उनमें जो है यहूदियों के प्रति पैदा कर दी, और जो अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। जो यहूदी, पॉलिसी, वो जो लोग थे ना जो जर्मन नहीं थे, उनको अवांछित कहा गया था। वांछित जर्मनी सब थे सिर्फ, तो उनके प्रति जर्मन लोगों में उन अवांछितों के प्रति बहुत ही गुस्सा भर दिया, नफरत भर दी गई थी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बार बार उनको इस तरह दर्शा के। इसी अभियान से नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ, और यही अभियान क्या रहा, नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। वो चाहते ही यही थे कि जर्मन समाज पूरा जो है क्या हो, नस्ली आधार पर हो। नाजियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का सिर्फ नाजी ही हल कर सकते हैं। नाजियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने का प्रयास किया। हमने पढ़ा ही था कि वो हिटलर भी जो ऐसे भाषण देता था कि लोग उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते थे, तो उन्होंने नाजियों ने ऐसे ही किया। पूरे समाज को अपनी तरफ पर आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को ये एहसास कराया कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं उनका हल सिर्फ जर्मनी में ही हो सकता है। ये देखो, ये एक पोस्टर है, इसमें क्या है कि यहूदियों पर हमला करता है एक नाजी पोस्टर है ये। चित्र के नीचे दी गई पंक्ति, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह अब तक चैन से नहीं बैठता जब वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। ये किसके लिए कहा गया, यहूदियों के लिए, जर्मनों को, कि यहूदियों के लिए पैसा ही सब कुछ है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा ये बोरा बना हुआ है, देखो ये पैसों का बोरा है ना, ये बोरा, इस पर ये यहूदी बैठा, ऐसा पोस्टर बनाकर लगाया गया और उसके नीचे ऐसा लिखवाया गया जिससे कि यहूदियों के प्रति लोगों में बुरी भावना हो कि भाई इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इंसान
कुछ भी नहीं है, ये किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। इस तरह से आपके विचार से इस पोस्टर में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? इस पोस्टर में यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहूदी पैसों की तरफ भागते हैं, वो समाज से, इंसान से प्रेम नहीं करते हैं। आगे देखो, जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्यों? ये जो आपके ये भी पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नाज़ी किस तरह आकर्षित करते थे। ये भी एक पोस्टर है जर्मन किसानों के लिए। तो जर्मन किसानों को कहा गया कि तुम हिटलर के हो, क्यों? आज जर्मन किसान तो भयानक पोटों के बीच पिस रहा है। एक खतरनाक अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है। दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नाज़ी पर्चे से, यानी कि ये किसानों की समस्या बताई गई है और ये बताया गया है इसमें कि किसानों के साथ जो ये समस्या है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद से किसान लड़ रहे हैं, उससे जो है बाहर कौन निकाल सकता है? सिर्फ राष्ट्रीय समाजवाद की वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, अपने शासक हिटलर के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, तो ये किसानों को अपनी तरफ मिलाने के लिए है। इस तरह देखो, ये पोस्टर भी है, इसमें जो है 20 के दशक का एक नाज़ी पार्टी पोस्टर है। इसमें हिटलर, ये वाला, इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया गया है। युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, और ये बताया गया है कि देश का शासक जो है सबसे आगे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं बेटा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये HW में आप महत्वपूर्ण तिथियां लिखोगे और याद करोगे। तो देखो, 1 अगस्त 1914 को क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। HW है बेटा आपका ये, और इम्पोर्टेंट डेट है। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 अगस्त 1914 को। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गया। पहला विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 से 9 नवंबर 1918 तक चला। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हो गया, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई, जो जर्मनी के लिए खतरनाक थी, अपमानजनक थी, और इसी संधि ने जो है दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। 1 सितंबर 1939, इम्पोर्टेंट डेट है सारी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना, यानी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1 सितंबर 1939। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है, जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में। और 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। कौन सी घटना के बाद? पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद जापान द्वारा। तो पहले अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था और जापान ने अमेरिका के एक पर्ल हार्बर अड्डे पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद 8 अगस्त 1941 को अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्स को मुक्त कराती है। ऑस्विट्स क्या थे? वही गैस चैम्बर। 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। यहाँ पर जो है दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और मित्र राष्ट्र विजय हो जाते हैं, जर्मनी फिर हार जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आप HW में लिखोगे सारी महत्वपूर्ण तिथियाँ और याद करोगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे।